हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गिफ्ट की गई संपत्ति के स्वामित्व के लिए स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान का क्या महत्व है। स्टैम्प ड्यूटी देना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का इसमें ज़रूरी है, करना अनिवार्य है गिफ्ट डीड में। इसलिए स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना भी ज़रूरी है। जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को गिफ्ट में दी जाती है तो कई कानूनी नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है। किसी को संपत्ति खरीदने से संबंधित कानूनी तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप इसमें शामिल विशिष्ट प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करते हैं तो आपका गिफ्ट अमान्य हो सकता है। ऐसा ही एक कानूनी तथ्य है स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान, जो एक गिफ्ट की गई संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टैम्प ड्यूटी अगर नहीं दी गई है, अगर अनरजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है, तो उसको जो कानूनन अधिकार है, स्वामित्व जो है वो नहीं उसको कानूनन नहीं किया, उसको वैलिड बोल सकते हैं। अब स्टैम्प ड्यूटी क्या है? आमतौर पर संपत्ति के किसी भी लेन देन के दौरान सरकार द्वारा लगाए गए कर को दर्शाता है। ये जो स्टैम्प ड्यूटी है, हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, तो अगर वो रूल गवर्नमेंट के रूल्स है कि स्टैम्प ड्यूटी देना जब एग्जम्प्ट नहीं किया हुआ है, तो वहाँ जो है हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उस रूप में, और ये संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स के लिए स्टैम्प ड्यूटी खरीदते हैं या ई स्टैम्प भी अभी लगाते हैं। संपत्ति के लेन देन के लिए कानूनी दस्तावेज पर एक भौतिक स्टैम्प संलग्न होता है, तो यह दर्शाता है कि कर का भुगतान किया जा चुका है। हमने गवर्नमेंट को जो हम ये लेन देन कर रहे हैं उसके बारे में गवर्नमेंट को टैक्स दिया हुआ है। जब कोई संपत्ति आपको गिफ्ट में दी जाती है तो केवल शारीरिक कब्जा पर्याप्त नहीं होता है, अपितु आपके पास संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी सबूत भी होना चाहिए, जो पंजीकरण शुल्क और स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपने पोजीशन ले लिया है कोई भी प्रॉपर्टी का और मुझे गिफ्ट में मिली है, ऐसा अगर बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो, तो स्थायी प्रॉपर्टी है, तो सिर्फ कब्जा लेना वो पर्याप्त नहीं है। अगर आपके पास में उसका स्वामित्व का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो आपका जो पोजीशन है, आपका जो कब्जा है वो कानूनन नहीं होगा। अगर आप बोलते हैं कि मुझे इसने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट दी हुई है, तो उसके बारे में एक वैलिड गिफ्ट डीड आपके पास होना चाहिए, कानूनन होना चाहिए, उसके लिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए उसका, और उसके लिए शुल्क और स्टैम्प ड्यूटी जो भी है वो देना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा स्टैम्प ड्यूटी लगाई और एकत्र की जाती है। यह एक प्रत्यक्ष कर है, टैक्स है ये, जो भारतीय स्टैम्प अधिनियम, इंडियन स्टैम्प एक्ट में कलम 3 यानी सेक्शन 3 के तहत वित्तीय लेन देन के सभी दस्तावेजों पर प्रॉमिसरी नोटों के साथ साथ संपत्ति के लेन देन के सभी दस्तावेजों पर देय है। स्टैम्प ड्यूटी सभी राज्यों में अलग अलग होती है, अपने अपने राज्य के स्टैम्प ड्यूटी के एक्ट होते हैं। अब हम देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी देना क्यों आवश्यक है। राज्य सरकार संपत्ति के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टैम्प ड्यूटी एकत्र करती है, यह हमने देखा ही है। यह हस्तांतरण के समझौतों को मान्य करती है। जो भी हस्तांतरण हुए, लेन देन हुए है, व्यवहार हुआ है कोई संपत्ति का, दोनों पक्ष ने मिलकर अगर कोई हस्तांतरण किया हुआ है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी लगाए जाने के बाद में, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसको हम मान्यता दे सकते हैं कानूनन। अदालत में संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने के लिए गिफ्ट डीड पर लगाए स्टैम्प कानूनी दस्तावेज के रूप में मान्य होता है। अदालत में अगर गिफ्ट डीड के बारे में कोई अगर केस दायर हुआ है, तो उसमें कानूनी दस्तावेज के रूप में वो गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी लगाई हुई होनी चाहिए वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, तो वो कानूनन माना जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान किए बिना आप कानूनी रूप से गिफ्ट डीड की गई संपत्ति पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार स्वामित्व का दावा करने के लिए पूर्ण स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे भारत में स्टैम्प ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग राज्यों में भिन्न होती है। हालांकि कुछ कारक है जो स्टैम्प ड्यूटी की राशि निर्धारित करते हैं। स्थान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी के दरें होती है, जैसे रेड जोन के अलग अलग होती है स्टैम्प ड्यूटी के। उदाहरण के लिए यदि आपकी संपत्ति नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है, तो आपको ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संपत्ति की तुलना में अधिक दर का भुगतान करना होगा। हाँ, वो नगर अधिनियम के अनुसार
नगर पालिका, महानगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र के जो संपत्ति है, स्थिर संपत्ति है, इमोरल प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए अलग अलग उनके रेट होते हैं। भवन की आयु चूंकि स्टाम्प ड्यूटी की दरों की गणना संपत्ति के कुल बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में की जाती है, इसलिए भवन की आयु की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुरानी इमारतें आमतौर पर स्टाम्प ड्यूटी को कम करती है और नई इमारतें उच्च स्टाम्प ड्यूटी को आकर्षित करती है। इसका कारण यह है कि पुरानी इमारतों के बाजार मूल्य कम हो जाते हैं। अगर नई है इमारत तो उसके मूल्य ज़्यादा रहेंगे, तो बाजार मूल्य जैसे रहेंगे उस हिसाब से आपको उसके लेन देन के समय, व्यवहार के समय स्टैम्प ड्यूटी पेड करनी होती है। स्वामी की आयु के बारे में हम देखेंगे। लगभग सभी राज्य सरकारों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी है, तो मालिक के स्टाम्प उम्र स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित करने के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर जैसे कि सीनियर सिटीजन है, कोई अगर वरिष्ठ नागरिक है, तो उनकी अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसमें सभी राज्यों में अपने अपने रूल्स है और उस हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी कम ज़्यादा होती है, उसमें एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। मालिक का लिंग अब वरिष्ठ नागरिकों के जैसे ही महिला का अगर है, उसमें महिला अगर कोई व्यवहार कर रही है तो उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी पर रियायत मिलती है। अगर संपत्ति उस महिला के नाम पर अगर वो मालिक है तो वो उसमें महिलाओं के लिए अगर उस है जो भी एग्जेम्पशन है या फिर कम भुगतान करना है रूल्स के हिसाब से, तो वो आपको कम भी स्टैम्प ड्यूटी पेड करनी होगी। अब उसका उद्देश्य क्या है? वाणिज्यिक भवन आवासीय भवनों की तुलना में उच्च स्टैम्प ड्यूटी को आकर्षित करते हैं। हाँ, जो भवन है, जो हमारे भवन के निर्माण या फिर जो हम घर या फिर कंस्ट्रक्शन साइट या फिर बिल्डिंग्स हम बोल सकते हैं, तो वो जो अगर बिजनेस पर्पस के लिए बनाए गए हैं या फिर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, तो उसके अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स होते हैं। जो आवासीय यानी रेसिडेंशियल अगर बिल्डिंग है तो उसके तुलना में उच्च स्टैम्प ड्यूटी देने के लिए आकर्षित करते हैं वाणिज्यिक भवन यानी बिजनेस पर्पस के लिए जो है उसके लिए ज़्यादा हमें कमर्शियल पर्पस उसको बोल सकते हैं हम, रेसिडेंशियल पर्पस और कमर्शियल पर्पस। तो कमर्शियल पर्पस के लिए जो बिल्डिंग्स है, जो बिल्डिंग्स बनाए गए हैं उसके लिए ज़्यादा हमें स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। यह मुख्य रूप से इसलिए है कि व्यावसायिक भवनों को जो है अधिक सुविधाएं, फर्श की जगह और सुरक्षा सुविधाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए जो बिजनेस पर्पस के लिए, जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो बिल्डिंग्स है उसके लिए हमें ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो बिल्डिंग्स है उसके लिए हमको कम स्टैम्प ड्यूटी पेड करना पड़ता है। भारत में स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान कैसे होता है? स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान के 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार को स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान कर सकता है। स्टैम्प पेपर पहला है, जैसे कि गैर न्यायिक नॉन जुडिशियल बोलते हैं उसको, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर लेन देन का निष्पादन पंजीकृत प्राधिकारी को सीधे भुगतान करके संपत्ति प्राप्त करने का एक पारंपरिक तरीका है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प जो है वो पारंपरिक तरीके से हम उसका व्यवहार में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें दोनों पक्षों को कागज पर समझौते की शर्तों को लिखना होता है और इसे हस्ताक्षरित कराना होगा। स्टाम्प विक्रेता स्टाम्प क्रेता और लेन देन के बारे में हर विवरण रिकॉर्ड करता है और इस स्टाम्प पेपर के पीछे सभी विवरण का उल्लेख किया जाता है। क्रेता, विक्रेता और लेन देन के जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में सभी उसमें विवरण होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प है दूसरा। जाली स्टैम्प पेपर से बचने के और स्टैंपिंग को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प की पद्धति आई। सरकार ने ई स्टैंपिंग की शुरुआत की हुई है। ई स्टैंपिंग का जो अर्थ है मूल रूप से ऑनलाइन किए गए स्टैंपिंग से है। यह स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान करने का एक अधिक सुविधाजनक तरीका है और इजी हो गया है वो स्टैम्प ड्यूटी पेड करना। ये स्टैंपिंग करने के लिए आपको SHCIL एंड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना होता है। वो वेबसाइट पे अगर गए तो आपको ये स्टैंपिंग कैसे करना उसके बारे में नॉलेज मिल सकता है। फ्रैंकिंग है तीसरा प्रकार जो इसमें। फ्रैंकिंग एक अन्य प्रक्रिया है जहां स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान अधिकृत बैंकों को किया जाता है।
पहले बैंक में वो स्टाम्प ड्यूटी दी जा चुकी होती है, भुगतान किया जा चुका होता है। जिनके पास ये फ्रैंकिंग केंद्र होता है वहाँ फ्रैंकिंग केंद्र होता है जहाँ हम ये भुगतान करते हैं। यहाँ आपको पहले दस्तावेज़ों को तैयार करना होता है और फिर इसे अधिकृत केंद्र या बैंक में ले जाना होगा जो स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान को स्वीकार करता है, और इसे कानूनी रूप से मौजूदा बनाने के लिए कागज़ पर मुहर लगा दी जाती है, जो फ्रैंकिंग बोलते हैं। उसे मुहर लगाने से उसका स्टाम्प ड्यूटी पेड भुगतान किया है इसके बारे में वो बताते हैं उसमें। ये था स्टाम्प ड्यूटी कैसे पेड होती है, क्या प्रकार होते हैं, इसके बारे में की जानकारी। थैंक यू।